हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था। आरसीसी के अंदर अपने 18 नंबर का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अपन आज 19 नंबर लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कॉलम पढ़ा रहा था, तो कॉलम को दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो 18 नंबर का जो लेक्चर है तो वो मैंने आपको बता दिया है। आज अपन बात करेंगे 19 नंबर की, जो कॉलम के अंदर आरसीसी कॉलम के आगे के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो पिछला वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि कॉलम क्या होता है, पेडेस्टल क्या होता है। ठीक है, एक कॉलम के प्रकार बताए थे। तो कॉलम के प्रकार अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो, अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट कंडीशन अपन ये पढ़ा था। जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर अपन ने सिलेंडरनेस रेशियो भी पढ़ा था कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो आरसीसी कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है कि कॉलम की इफेक्टिव लेंथ और उसकी जो लिस्ट लिटरल डायमेंशन होती है उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो आरसीसी कॉलम के लिए जो अपन ने सिलेंडरनेस रेशियो निकाला था वो इसी प्रकार से। आज अपन बात करेंगे कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है और वो क्या होती है। जैसे कोई कॉलम है, एक इधर इसके सपोर्ट है, ये इधर एक सपोर्ट है। जैसे एक वर्टिकल मेंबर है, कॉलम है, ये फर्श है, ये रूफ है ना। तो रूफ का जो सीलिंग पोर्शन रहता है और जो ये इसका फर्श का जो डिस्टेंस रहता है, यहां तक ये जो क्लियर डिस्टेंस रहती है इसको बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ। तो मैं बात करता हूं अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, एल से। तो ये क्या होती है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम कहते हैं। ठीक है, एक दूसरी आती है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को एल ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एल ई क्या होता है, जैसे ये कोई कॉलम है, ये यहां से यहां तक ये इस पे सपोर्ट कंडीशन है, ये इसकी क्या है, एक्चुअल लेंथ है एल। अब ये बकलिंग कैसे होगा, इसमें बकलिंग कंडीशन डिपेंड करता है कि ये सपोर्ट कैसा है। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट कंडीशन कैसी है, कि फिक्स है, हिंज है, जो भी है। तो जैसे इस कंडीशन की बात करता हूं तो इसमें जो कॉलम है वो इस तरह से बकलिंग होगा, यानी बकलिंग का मतलब मुड़ेगा। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ, यानी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। ये क्या है, ये एक तरह से बकलिंग हुआ है। ठीक है, तो ये बकलिंग हुआ है तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये क्या है, जीरो मूवमेंट आ रहा है, यहां पे बकलिंग पोर्शन का जीरो मूवमेंट का यहां और यहां। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू जीरो मूवमेंट पॉइंट्स, यानी दो जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो मैं दो जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं, टू कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यानी दो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी अपन क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो ये मेरी इफेक्टिव लेंथ आ गई और ये एक्चुअल लेंथ आ गई। तो एक्चुअल होती है कॉलम के सपोर्ट के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है या जो क्लियर लेंथ होती है या जो क्लियर स्पान होता है उसको क्या कहते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ, इसको एल से दर्शाते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्या होती है कि दो जीरो मूवमेंट पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। अब इफेक्टिव लेंथ और इस लेंथ में क्या होता है, एक दूसरे में रिलेशन होता है। तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है
वो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ये होती है K इंटू एल। ठीक है, तो एल ई तो क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ है, कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ है। और के क्या है, ये सपोर्ट कंडीशन है, सपोर्ट कंडीशन है। ठीक है, तो जो एल ई का जो मान है वो एल से बड़ा भी हो सकता है, एल ई का मान एल के बराबर भी हो सकता है, और एल ई का मान है वो एल से छोटा हो सकता है। तो ये तीन कंडीशन बनती है, 1 2 और 3। यानी इफेक्टिव लेंथ का मान एल से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और एल के बराबर भी हो सकता है, एल से छोटा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, इस के मान पे डिपेंड करता है कि ये छोटा होगा कि बड़ा होगा कि बराबर होगा। और के किस बेसिस पे आएगा, सपोर्ट की कंडीशन के बेसिस पे आएगा कि ये सपोर्ट कैसा है, हिंज है, फिक्स है, फ्री है, जो भी है कैसा है। तो सपोर्ट कंडीशन पर मान डिपेंड करता है। तो इनके अपन पढ़ेंगे सपोर्ट कंडीशन के आधार पर के का मान कितना है, और के मान से अपन क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। मैंने कल बताया था स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो स्लेंडरनेस रेशियो को अपन एस आर से दर्शाते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट लिटरल डायमेंशन। यानी इफेक्टिव लेंथ को अपन किससे दर्शाते हैं, एल ई से, और लिस्ट लिटरल डायमेंशन को किससे दर्शाते हैं, बी से। तो इफेक्टिव लेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, के इंटू एल लिख सकते हैं, और यहां बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा, यानी सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी, पी क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, मैं इसको ऐसे लिख दूं, लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी पी। तो जितना कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होता है, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये अपन फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं, इसका बेसिक है, मैं आगे बता दूंगा कि सिलेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होता है, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो सिलेंडरनेस रेशियो कब ज्यादा होगा, जब कॉलम की इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होगी। तो कॉलम की इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होगी तो सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा, या कॉलम की लिस्ट लिटरल डायमेंशन कम होगी तो सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा। तो लिस्ट लिटरल डायमेंशन को बढ़ाकर अपन सिलेंडरनेस रेशियो को कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ को कम करके अपन सिलेंडरनेस रेशियो को कम कर सकते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ का मान किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ का मान डिपेंड करता है के पे और एल पे। ठीक है, तो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सपोर्ट कंडीशन कैसी है। सपोर्ट कंडीशन के बेसिस पर ही इफेक्टिव लेंथ का मान एल से ज्यादा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या कम हो सकता है। अगर कम रहेगा उस कंडीशन में कॉलम सबसे बेस्ट कंडीशन देगा, ज्यादा रहेगा उस कंडीशन में सबसे बेकार कंडीशन देगा, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे कम आएगी। तो कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ है उसका मान भी कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी उस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ एल ई, एल ई का मान क्या होता है, के इंटू एल, अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए अपन देखें, तो मैं यहां लिखता हूं सपोर्ट कंडीशन। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार तैयार होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी है? इफेक्टिव लेंथ की। ठीक है, और नेक्स्ट है रिकमेंडेड वैल्यू, किसकी? इफेक्टिव लेंथ की। रिकमेंडेड वैल्यू जो होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से इक्वल होती है या उससे ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, ये एक तरह से सेफ साइड होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू तो एग्जैक्ट जो मान आता है वो है, तो उसको सेफ करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट अपना जो डिजाइनिंग का होता है, जैसे आरसीसी डिजाइनिंग है, स्टील डिजाइनिंग है, तो उसमें जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो अपन यूज में लेते हैं। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन। लगभग टोटल 6-7 कंडीशन है, उनको अपने को याद करना है, उनमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला बोथ एंड फिक्स्ड, दोनों सिरे फिक्स हो, ये स्थिति, यानी ये कोई कॉलम है, ये सिरा फिक्स है, ये सिरा फिक्स है, ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इसको अपन किससे दर्शाते हैं? एल से। तो ये कॉलम कैसे बेंड होगा? ये होगा ऐसे बेंड। ठीक है, तो यहां जीरो मोमेंट है, यहां जीरो मोमेंट है, तो दो जीरो मोमेंट के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, एल ई। तो इफेक्टिव लेंथ का मान कितना होगा? इफेक्टिव लेंथ का थ्योरेटिकल मान होगा L/2, यानी 0.50 इंटू एल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यू कितनी होगी? एल ई बराबर 0.65 इंटू एल, ये रिकमेंडेड वैल्यू होगी। तो एल ई बराबर क्या है? के इंटू एल। तो ये जो वैल्यू आ रही है 0.50, ये किसका मान आ रहा है? के का। रिकमेंडेड में 0.65 आ रहा है, ये किसका आ रहा है? ये आ रहा है के का। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखो दूसरी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, वही इंपॉर्टेंट है, उसमें लड़के बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड restrained against rotation at both end। देखो ये भी बोल सकता है डायरेक्टली और ये भी बोल सकता है। ठीक है, जब ये फर्स्ट वाली कंडीशन बोले तब ये यानी दोनों सिरे फिक्स कर दिए। इसका जो नीचे थ्योरी में लिख के बोला है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, इसका मतलब भी यही कंडीशन है। तो देखो इसको समझना, ये पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में, ये कंडीशन दी भी जाती है और ऑप्शन में आपको या तो थ्योरेटिकल वैल्यू देगा या रिकमेंडेड देगा, दोनों एक साथ नहीं देता है। ठीक है, तो ये देके ये ऑप्शन में दे देता है, जैसे ये 4 ऑप्शन इसके दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है? देखो इसमें वर्ड आया है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, और रिस्ट्रेंड का मतलब हो गया एक तरह से, रिस्ट्रेंड का मतलब सपोर्ट क्या होता है? रिस्ट्रेंड होता है वो फिक्स होता है। फिक्स्ड सपोर्ट को अपन क्या कहते हैं? रिस्ट्रेंड कहते हैं, यानी वो रोटेशन को, रोटेशन के अगेंस्ट, यानी रोटेट होने के अगेंस्ट क्या होता है? फिक्स होता है, यानी रोटेट नहीं होने देता है, रोटेट करने के अगेंस्ट फिक्स होता है। तो आपको ये 2 वर्ड पे चलना है, इनसे आपको समझ में आएगा। पोजीशन का मतलब स्थिति होता है, रिस्ट्रेंट का मतलब फिक्स्ड होता है। अब देखो जो फिक्स सपोर्ट होता है, या मैं जैसे बात करता हूं फ्री सपोर्ट की, फ्री एंड की, जो फ्री एंड होता है ये ना तो पोजीशन में होता है, फ्री एंड ना तो पोजीशन में होता है और नॉट रिस्ट्रेंड, ना ये रिस्ट्रेंड होता है, यानी फिक्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं नॉट फिक्स्ड, यानी ये फिक्स्ड भी नहीं होता है, फ्री एंड। तो जहां पर भी लिखा है कि
कोई सपोर्ट है वो ना तो पोजीशन में है और ना फिक्स्ड है, उस कंडीशन में क्या है, वो फ्री एंड रहेगा या फ्री सपोर्ट हो जाएगा, पहली बात। सेकंड, हिंज सपोर्ट या हिंज सपोर्ट की बात करें, हिंज सपोर्ट का दूसरा नाम है पिन सपोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये पोजीशन में होता है बट नॉट रिस्ट्रेंड, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड का मतलब, फिक्स्ड का मतलब रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड नहीं है। तो जो हिंज सपोर्ट होता है वो पोजीशन में होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, चलो मैं यही लिख देता हूं ना, दिखाई दे रहा है। तीसरा है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट की बात करें तो फिक्स्ड सपोर्ट की देखो, फिक्स सपोर्ट रिस्ट्रेंड तो होता ही है, रिस्ट्रेंड का मतलब फिक्स तो होता ही है, ठीक है। और पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ये पोजीशन में हो भी सकता है और नॉट इन पोजीशन, नॉट इन पोजीशन, आप इनको ध्यान देना। यानी जो फिक्स सपोर्ट है वो रिस्ट्रेंड तो होता ही है, यानी फिक्स तो होता ही है, लेकिन वो पोजीशन में हो भी सकता है और पोजीशन में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग स्थितियां क्रिएट हो जाती है। तो अपन बात करेंगे कि देखो फ्री हैंड है, ना तो पोजीशन में रहता है ना फिक्स रहता है। हिंज सपोर्ट है वो ना तो फिक्स नहीं रहता लेकिन पोजीशन में रहता है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट होता है वो रिस्ट्रेंड रहता है और पोजीशन में रह भी सकता है और पोजीशन में नहीं भी रह सकता है। तो देखो यहां अपन बात करते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यानी पोजीशन में है, एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, यानी दोनों सिरे रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट है, यानी दोनों सिरे फिक्स है और अपनी पोजीशन में है। दोनों सिरों की बात हो रही है, बोथ एंड, बोथ एंड का मतलब हो गया दोनों सिरे, दोनों सिरे रिस्ट्रेंट है और पोजीशन में है। तो कैसा सपोर्ट हो गए, दोनों सिरे कैसे हो गए, फिक्स हो गए। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं बोथ एंड फिक्स्ड। तो बोथ एंड फिक्स्ड की कंडीशन में क्या आ गया, ये थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई L/2 यानी 0.50 इंटू L और रिकमेंडेड वैल्यू आ गई 0.65 इंटू L। और L क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ। अगर अपने को क्वेश्चन में अनसपोर्टेड लेंथ दी हुई है और सपोर्ट कंडीशन दी हुई है तो उससे अपन इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन सेकंड केस की बात करते हैं। बोथ एंड्स हिंज्ड, या हिंज्ड को क्या बोला जाता है, पिन, यानी दोनों सिरे पिन है या हिंज है उस कंडीशन में। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, देखो हिंज को ऐसा लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये हिंज सपोर्ट का साइन होता है। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये किसका साइन होता है, ये हिंज या पिन का साइन होता है, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन है, जैसे यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, L, ठीक है। अब ये रोटेट कहां से होगा, ये रोटेट होगा यहां से लेके यहां तक, तो जीरो मूवमेंट यहां, जीरो मूवमेंट यहां, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, LE। तो LE का मान कितना है, LE का मान L के बराबर ही है, बराबर है। इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.0 इंटू L, बात तो एक ही है। और रिकमेंडेड वैल्यू भी कितनी होती है, 1.0 इंटू L। तो इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू और रिकमेंडेड वैल्यू है वो दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसको, इसके सेकंड केस की सेकंड मतलब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, जैसे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड
अगेंस्ट रोटेशन। देखो इसको समझना, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, दोनों सिरे अपनी पोजीशन में है लेकिन रिस्ट्रेंड नहीं है। यानी आप देखो दोनों सिरों की बात हो रही है, दोनों सिरे रिस्ट्रेंड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, और दोनों सिरे पोजीशन में है। इसका मतलब दोनों सिरे कैसे हो गए, हिंज हो गए ना। तो दोनों सिरे कैसे हो गए, हिंज हो गए। तो हिंज के केस में इफेक्टिव लेंथ का मान ये हो जाएगा, थ्योरेटिकली हो जाएगा, रिकमेंडेड वैल्यू ये हो जाएगा। यानी जितनी अनसपोर्टेड लेंथ रहेगी उतनी ही कॉलम की क्या रहेगी, इफेक्टिव लेंथ रहेगी। ठीक है, अब थर्ड नंबर केस की बात करते हैं। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, यानी एक सिरा फिक्स है और एक सिरा हिंज है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट अदर एंड नॉट रिस्ट्रेंड। देखो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी एक सिरा है अपनी पोजीशन में भी है और रिस्ट्रेंट भी है। यानी एक सिरा है, रिस्ट्रेंट है और पोजीशन में, यानी ये फिक्स्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, यानी फिक्स सिरा है अपनी पोजीशन में भी है। तो एक सिरा मैंने ये बना दिया कि ये एक सिरा क्या हो गया, ये रिस्ट्रेंट हो गया, फिक्स भी है और ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। जो दूसरा सिरा है वो रिस्ट्रेंड नहीं है, रिस्ट केवल दूसरा जो, बट अदर एंड नॉट रिस्ट्रेंड, दूसरा सिरा है वो रिस्ट्रेंड नहीं है रोटेशन के अगेंस्ट। तो रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंड नहीं है, इसका मतलब फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। रोटेशन के अगेंस्ट चालू करें, रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन कैसा होगा, रिस्ट्रेंड नहीं है तो हिंज हो जाएगा। तो हिंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है, एल है। तो ये यहां से ये हो जाएगा, जीरो मोमेंट कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, तो इफेक्टिव लेंथ का मान क्या होगा, L/√2। L/√2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.707 इंटू एल या 0.70 L इफेक्टिव लेंथ का मान, ये इफेक्टिव लेंथ का मान आ जाएगा। अब रिकमेंडेड वैल्यू की बात करते हैं, तो रिकमेंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बराबर 0.80 इंटू एल। ठीक है, ये रिकमेंडेड वैल्यू हो जाएगी और ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी, रिकमेंडेड वैल्यू आ जाएगी। आपको ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। ज्यादातर लड़के क्या होता है, ऐसे पूछता है तो बता देता है, ऐसे पूछता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा केस लग रहा है, अनुमान नहीं लगा पाते। उस कंडीशन में आपको ये जो मैंने बताया है उसको ध्यान से समझो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन फोर्थ नंबर केस की बात करते हैं। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। जो एक सिरा है वो तो कैसा है, फिक्स है, एक सिरा है वो फिक्स है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर क्या है, एक सिरा फिक्स है दूसरा सिरा फ्री है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड
but other end neither held in position nor restrained against रोटेशन। देखो ये जो केस है फोर्थ नंबर का, उसको देखो आप, क्या कंडीशन है इसकी कि एक जैसे इसको है, एक सिरा फिक्स है, एक सिरा फ्री है, यानी मैं इसको ऐसे बना दूं, यहां से लेके यहां तक की इफेक्टिव लेंथ क्या है, मतलब अनसपोर्टेड लेंथ क्या है, एल। तो इसमें क्या कह रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यानी पोजीशन में, और रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी वन एंड, एक सिरे की बात कर रहा है कि एक जो सिरा है वो रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट का मतलब फिक्स है और पोजीशन में भी है, यानी रिस्ट्रेंट है और पोजीशन में भी है, यानी सिरा ये अपनी जगह भी चेंज नहीं कर रहा है और फिक्स भी है, ठीक है। यानी जो फिक्स होता है उसके अंदर मूवमेंट आता है, ठीक है। लेकिन जो अदर एंड है, दूसरा सिरा है, अदर एंड नाइदर हेल्ड इन पोजीशन, ना तो वो अपनी पोजीशन में, और नॉर का मतलब ना ही रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, ना तो वो रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट है, मतलब फिक्स भी नहीं है, यानी फ्री एंड की बात करो, यानी फिक्स नहीं है और ना ही अपनी पोजीशन में है, इसका मतलब कैसा हुआ, फ्री है। तो ये दूसरा सिरा जो है वो कैसा है, फ्री है। अब इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ये सेक्शन का जो जीरो मोमेंट बनेगा ये यहां और यहां बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ रहेगी ये एल ई रहेगी। तो इफेक्टिव लेंथ का थ्योरेटिकल मान रहेगा 2 × L, यानी अनसपोर्टेड लेंथ की डबल रहेगी इफेक्टिव लेंथ, और रिकमेंडेड वैल्यू भी डबल रहेगी किसकी, अनसपोर्टेड लेंथ की। तो ये फोर्थ नंबर का केस अपना इफेक्टिव लेंथ का हो गया। तो ऐसे या ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन 5 नंबर केस की बात करते हैं, ठीक है। टोटल 7 केस है अपने, उसमें 4 इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो मैंने अभी 4 पढ़ाए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 3 और है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, तो मैं उनको डायरेक्टली थ्योरी में ही लिखता हूं। क्या कंडीशन है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। यानी क्या कह रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। एक जो सिरा है, मैं इधर बना देता हूं, एक सिरा है, ये सिरा ये कैसा है, रिस्ट्रेंट भी है और पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन में भी है, यानी ये फिक्स हो गया और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बट अदर एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, यानी दूसरा सिरा है वो रिस्ट्रेंट है अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट है, इसका मतलब फिक्स है, ये फिक्स है। बट अदर एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन, लेकिन पोजीशन में नहीं है, यानी रिस्ट्रेंट तो है लेकिन ये जो पोजीशन में नहीं है। पोजीशन का मतलब है ये सिरा जो है ये इधर खिसक जाता है, ये ऐसे हो जाता है। ये सिरा जो ये वाला है ये फिक्स तो है लेकिन पोजीशन में नहीं है। ये वाला जो फिक्स है ये फिक्स भी है और पोजीशन में भी है। ये जो वाला फिक्स है ये फिक्स तो है लेकिन पोजीशन में नहीं है, जगह चेंज कर रहा है, मतलब रोलेट हो गया, यहां से चला गया। उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ का जो मान है वो कितना रहेगा, थ्योरेटिकली रहेगा 1.0 × L, यानी अनसपोर्टेड लेंथ के बराबर, और रिकमेंडेड वैल्यू इसकी 20% इंक्रीज हो जाती है, यानी 1.20 ×
एल के बराबर रिकमेंडेड वैल्यू आ जाएगी। ये आपका 5 नंबर का केस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन 6 नंबर केस की बात करते हैं। जो 6 नंबर केस है वो 5 नंबर केस में और 6 नंबर केस में थोड़ा सा अंतर है। जो मैंने जस्ट 5 नंबर का केस बताया है और 6 नंबर का जो केस है उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है, वैसे ही लिखेंगे इसको, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड restraint against rotation at one end, यानी एक सिरा रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट भी है और अपनी पोजीशन में भी है। मैं अगर यहां बनाऊं तो ये सिरा जो है ये फिक्स भी है और अपनी जगह भी चेंज नहीं कर रहा है। एंड अदर एंड का मतलब और ई एंड डी का एंड का मतलब सिरा, एंड अदर एंड पार्शियली, देखो वर्ड आया पार्शियली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। यानी जो 5वां नंबर का केस है वो का वही केस है, बस इसमें क्या है, जो दूसरा वाला सिरा है पोजीशन में तो नहीं है लेकिन रिस्ट्रेंट भी पार्शियली है। पहले वाले में रिस्ट्रेंट पूरा था और पोजीशन में नहीं था, इसमें पोजीशन में तो नहीं है और रिस्ट्रेंट कैसा है, पार्शियली। यानी ये जो सिरा है ये फिक्स तो है, पार्शियली फिक्स है और पोजीशन में नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां से खिसक जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू दर्शाई नहीं जाती है इस केस की। ठीक है, इसकी रिकमेंडेड वैल्यू होती है, रिकमेंडेड वैल्यू कितनी होती है 1.50 इंटू एल, यानी अनसपोर्टेड लेंथ से 50% ज्यादा इसकी इफेक्टिव लेंथ का मान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 नंबर लेक्चर की 7 नंबर का जो केस है उसकी बात करते हैं। ठीक है, 7 नंबर का केस क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, यानी एट वन एंड। अपन एक सिरे की बात कर रहे हैं पहले, तो एक सिरा क्या है, इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन में तो है बट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, यानी रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। यानी हिंज का देखो, हिंज में फिक्स नहीं रहता लेकिन पोजीशन में है, यानी एक सिरा कैसा है आपका, हिंज है। तो मैं जैसे यहां बनाऊं तो ये आपका सिरा, एक सिरा क्या हो गया, ये हिंज हो गया एक सिरा। एंड अदर एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन but not held in position, लेकिन पोजीशन में जो दूसरा सिरा है यानी अदर एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट है, यानी फिक्स है, यानी दूसरा सिरा फिक्स है, ये फिक्स हो गया। बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, लेकिन पोजीशन में नहीं है, यानी जगह चेंज कर रहा है, यानी ये इधर जगह चेंज कर रहा है, तो ये यहां से ये आ जाएगा। तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है इफेक्टिव लेंथ की, यानी ये अनसपोर्टेड लेंथ की डबल हो जाती है और ये अनसपोर्टेड लेंथ की डबल हो जाती है। तो ये आपकी इफेक्टिव लेंथ निकलती है। 7 प्रकार के केस हो गए।
तो इसमें देखो कई बार ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम इफेक्टिव लेंथ कौन से केस में आता है। तो सबसे कम इफेक्टिव लेंथ जो केस नंबर फर्स्ट था, जिसमें दोनों सिरे कैसे हो, फिक्स हो, उस केस में इफेक्टिव लेंथ सबसे कम आती है। तो वो केस सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव लेंथ किस में आती है, एक तो इस केस में आती है 7 नंबर में, और एक जो 4th नंबर का जो केस बताया मैंने, जिसमें एक सिरा फिक्स और एक सिरा कैसा हो, फ्री हो, उसमें इफेक्टिव लेंथ क्या रहती है आपकी, ज्यादा रहती है। तो आपने देखा होगा इफेक्टिव लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ की कई बार डबल भी होती है, कई बार 50%, कई बार उस अनसपोर्टेड लेंथ के बराबर भी होती है, और कई बार अनसपोर्टेड लेंथ से कम भी होती है। वो डिपेंड करता है कि अपने जो सपोर्ट कंडीशन है वो कैसी है, कि दोनों सिरे फिक्स है, दोनों सिरे हिंज है, या एक सिरा फिक्स है या एक सिरा फ्री है, क्या कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी इफेक्टिव लेंथ आती है। तो ध्यान रखो, ये जो आपका इफेक्टिव लेंथ का जो टॉपिक है, ये आप सोम, आरसीसी और स्टील तीनों जगह सेम रहेगा। तो अगर आप आरसीसी में इसको पढ़ते हो, इसका मतलब आपके तीनों सब्जेक्ट में जो इफेक्टिव लेंथ का जो पोर्शन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो इफेक्टिव लेंथ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। अब इस इफेक्टिव लेंथ के रेस्पेक्ट में ही अपन आगे पढ़ाते हैं, जैसे सोम के अंदर पढ़ाते हैं, यूलर फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे, वो मैं सोम जब पढ़ाऊंगा तब उसमें बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं जो कोड के लिए जो कुछ टर्म्स, कॉलम के लिए जो कोड के बेसिस पे जो टर्म्स दी हुई होती है उनकी बात करते हैं। एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तो मिनिमम की बात करूं और मैक्सिमम की बात करूं। कॉलम के अंदर एरिया ऑफ स्टील की क्वांटिटी कितनी लगाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील लगाया जाता है 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कॉलम के अंदर जो कॉलम के क्रॉस सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया है उसका 0.8% से कम स्टील नहीं लगाना है, इतना तो लगाना ही लगाना है। और मैक्सिमम होता है 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी मैक्सिमम कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका कितना, 6% से ज्यादा एरिया ऑफ स्टील नहीं लगाना है। कौन से स्टील, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब इनकी कई बार लिमिट पूछी जाती है कि लिमिट क्या है, तो 0.8% से 6% अपन लगाते हैं। एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। अब कई बार ऐसे आ जाता है, इफ 50% या मोर रेनफोर्समेंट ओवरलैप, यानी 50% या 50% से ज्यादा स्टील ओवरलैप हो। ओवरलैप का मतलब ऐसे ओवरलैप बना देते हैं, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रहता है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील वो कितना रहता है, 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि अगर इससे ओवरलैप है तो ऑलरेडी 6% तक अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ओवरलैप है तो उस कंडीशन में जो कंक्रीट है उसको प्लेसिंग करने में दिक्कत आती है, तो अपन रेनफोर्समेंट कितना लगाएंगे, मैक्सिमम कितना, 4%, ठीक है। तो अगर अपने को पूछे है कि एरिया ऑफ स्टील की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो ये 6% बतानी है, ठीक है। और ये कंडीशन डाल के दे कि रेनफोर्समेंट 50% या 50% से ज्यादा रेनफोर्समेंट है
वो ओवरलैप की कंडीशन में है, उस कंडीशन में कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का एरिया कितना रहेगा मैक्सिमम, तब कितना रहेगा 4%, और मिनिमम दोनों ही केस में मिनिमम कितना रहेगा 0.8%। ठीक है, तो अपने को जब लिमिट बताई जाती है तो ये बतानी है। जैसे बीम या स्लेब के अंदर जो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील मिलाते हैं ना, वो कितना मिलाते हैं 4%। इन 4% एरिया ऑफ स्टील लगाते हैं, यहां कितना लगाना है 6% लगाना है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम लिमिट पूछे तो 6%, अगर कंडीशन डाल के फिर पूछे तो उस कंडीशन में आपको 4% तब बताना है। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया। देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम एरिया ऑफ longitudinal reinforcement for pedestal। ध्यान रखना किसके लिए पूछा जाता है, पेडेस्टल के लिए। तो पेडेस्टल के लिए मैक्सिमम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना मिलाया जाता है 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन का कितना 0.15% से कम नहीं लगाना है। कब, पेडेस्टल के केस में मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है ना, और कॉलम के केस में कितना लगाते हैं 0.8%। अब ये किसी मेथड की बात नहीं कर रहे अपन, लिमिट और वर्किंग दोनों के अंदर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम। कॉलम के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका डाया कम से कम कितना रखते हैं। तो जो मिनिमम डाया होता है कॉलम के अंदर वो 12 mm का लिया जाता है। 12 mm से कम डाया का रेनफोर्समेंट यूज में नहीं लेना है। स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अपन है ना, मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 300 mm। ठीक है, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम। देखो नंबर कैसे कि अगर मान लो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम हुआ, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम हुआ तो उस कंडीशन में चारों कोनों पर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कम से कम 4 तो आना ही चाहिए। इस प्रकार अरेंज करने के मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये मिनिमम है ना, ध्यान रखना मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम। तो स्क्वायर या सर्कुलर हुआ तो कितने आएंगे, सॉरी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हुआ तो कितने आएंगे 4 आएंगे। और अगर सर्कुलर हुआ इस तरह से, मैं इधर लिख दूं, सर्कुलर कॉलम हुआ तो उस कंडीशन में उसमें 6 रेनफोर्समेंट आएंगे, 2 3 4 5 6, कम से कम 6। तो सर्कुलर कॉलम में जो रेनफोर्समेंट लगेंगे वो कितने लगेंगे 6। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में कम से कम जो रेनफोर्समेंट लगेंगे वो उनकी संख्या कितनी होगी 4। ठीक है, तो सर्कुलर में कितना आ जाएंगे 4। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की जो पेरीफेरी मैक्सिमम स्पेसिंग रहती है वो कितनी रहती है 300 mm मैक्सिमम स्पेसिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कवर, क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। मिनिमम, मिनिमम है ना, मिनिमम क्लियर कवर या नॉमिनल कवर कॉलम के लिए कितना होता है 40 mm होता है। कितना 40 mm। यदि साइज ऑफ कॉलम
यदि कॉलम की साइज 200 mm या 200 mm से कम है तब जो नॉमिनल कवर है वो कितना प्रोवाइड करते हैं? 25 mm प्रोवाइड करते हैं। यदि कॉलम की जो साइज है, ये स्पेशल कंडीशन है, यदि कॉलम की साइज 200 mm से कम है तो कवर कितना प्रोवाइड कर सकते हैं अपन? 25 mm। और अगर साइज 200 mm, नॉर्मली 200 mm से ज्यादा ही होती है, तो अगर आपको कॉलम के लिए पूछा जाए कि नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करते हैं तो कितना बताना है? 40 mm बताना है। ठीक है। और अगर कंडीशन डाल देख के दे कि यदि कॉलम की साइज 200 mm है, 200 mm से कम है तो कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, तब कवर अपन कॉलम में कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 25 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्लेंडरनेस लिमिट कितनी होती है। कॉलम के लिए तो स्लेंडरनेस लिमिट ये होती है कि अनसपोर्टेड जो लेंथ होती है कॉलम की, अनसपोर्टेड लेंथ होती है कॉलम की, उसका मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है? सपोर्ट के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 60 टाइम्स से, उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के, कॉलम की लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 60 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसका मान? अनसपोर्टेड लेंथ का मान। कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ का मान उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 60 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। देखो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है, इसका मान होता है 20, यानी कम से कम इसेंट्रिसिटी ली जाती है। मिनिमम कितनी? 20 mm, 20 mm। इसेंट्रिसिटी का जो मान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लिस्ट लिटरल डायमेंशन अपॉन 30। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं L अपॉन 500 और लिस्ट लिटरल डायमेंशन D से दर्शा दिया D अपॉन 30। तो ये E का इसेंट्रिसिटी का मान आ गया, मिनिमम इसेंट्रिसिटी आ गई। तो ये जो इसेंट्रिसिटी आई इसका मान ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? जो लिस्ट लिटरल डायमेंशन है उनके 0.05 टाइम से। लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 0.05 टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका? लिस्ट लिटरल डायमेंशन का मान। अगर ई का मान 0.05 डी से ज्यादा है तो एक्सियल कंडीशन और बेंडिंग कंडीशन साथ पढ़ी जाती है। ठीक है, तो एक्सियल कंडीशन पढ़ने के लिए जो इसेंट्रिसिटी है इसका मान 0.05 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसेंट्रिसिटी का कम से कम मान 20 mm रहना चाहिए या 20 mm से ज्यादा रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। उसको अपन एक्सियल कंडीशन मान के लेके चलते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो उसमें एक्सियल मतलब कंप्रेसिव लोड और बेंडिंग लोड, बेंडिंग स्ट्रेस दोनों उसमें आ रहे हैं, तो वो अलग कंडीशन हो जाती है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सियल कंडीशन के लिए मैं यहां इस केस में केवल इसी में फॉर एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग के लिए जो इसेंट्रिसिटी का मान है वो उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 0.05 टाइम से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कौन से होते हैं। एक तो लिटरल टाई होती है, एक हेलिकल टाई, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पाइरल टाई। दोनों होते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले
लेटरल टाई। तो लेटरल टाई है या हेलिकल टाई है, मुझे इनकी दो कंडीशन देखनी है। एक तो मुझे इनका डाया देखना है कि कितने डाया की लगाऊंगा मैं और कितनी स्पेसिंग पे लगाऊंगा। तो मुझे दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ लिटरल टाई, यानी लिटरल टाई का डायमीटर क्या होगा। जो कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग को रोकने के लिए, उनको बांध कर रखने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लगाते हैं, दो प्रकार के लगाते हैं। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, लिटरल टाई की। तो लिटरल टाई का डाया की बात करते हैं। तो डाया क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 ऑफ डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। यानी कॉलम में अगर दो अलग अलग डाया के बार लग रहे हैं तो जो ज्यादा वाला डाया रहेगा उसका 1/4 लेना है और दूसरा 6 mm। इन दोनों में से मुझे मान कौन सा यूज में लेना है, यानी जो ज्यादा आएगा वो मुझे लिटरल टाई का डाया लगाना है कॉलम के अंदर। दूसरा, स्पेसिंग, कौन सी स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लिटरल टाई। लिटरल टाई की स्पेसिंग मैक्सिमम कितनी रखते हैं, एक तो लिस्ट लिटरल डायमेंशन के बराबर, ठीक है। दूसरी 16 इंटू डाया ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, और तीसरा है 300 mm। इन तीनों में से जो मान कम आएगा वो मेरी क्या रहेगी, लिटरल टाई की मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी, ठीक है। तीनों में से जो पुराना कोड था उसके अंदर एक पॉइंट और आता था, इसमें 48 इंटू डाया ऑफ लिटरल टाई, यानी लिटरल टाई का 48 टाइम भी निकालते थे। इसमें उसको हटा दिया। तीन कंडीशन है, एक तो लिस्ट लिटरल डायमेंशन के बराबर, एक जो कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगे हैं उनके 16 टाइम्स, और तीसरा है 300 mm। इन तीनों में से जो कम मान रहेगा वो क्या रहेगा, लिटरल टाई की मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं फॉर हेलिकल टाई। हेलिकल टाई, तो हेलिकल टाई में वही, एक तो डाया ऑफ हेलिकल टाई, हेलिकल टाई का डाया, जैसे इसमें डाया निकाला ना, उसी तरह हेलिकल टाई का डाया क्या होगा, तो वही होगा जो लिटरल टाई का है। क्या, 1/4 ऑफ डाया ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार के डाया का 1/4, और दूसरा है 6 mm। इन दोनों में से जो ज्यादा मान आएगा वही क्या रहेगा, डाया ऑफ हेलिकल टाई रहेगा, ठीक है। सेकंड, स्पेसिंग ऑफ हेलिकल टाई। तो हेलिकल टाई की स्पेसिंग होती है, एक तो मिनिमम स्पेसिंग होती है, एक मैक्सिमम स्पेसिंग होती है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग क्या होती है, एक तो होती है 3 इंटू डाया ऑफ हेलिक्स, 3 इंटू डाया ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का जो डाया आया उसका 3 टाइम, और एक है 25 mm। इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू आएगी उससे बड़ी होनी चाहिए मिनिमम स्पेसिंग। और अपन बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग की। तो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है एक तो 1/6 इंटू डाया ऑफ कोर, और दूसरा है 75 mm। इन दोनों में से लेस वाली वैल्यू ये क्या रहेगी, हेलिकल टाई की मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी डाया ऑफ कोर का 1/6 या 75 mm में से जो कम मान आएगा वो मान क्या जाएगा, हेलिकल टाई की मैक्सिमम स्पेसिंग आ जाएगी।
तो ये जो डाया ऑफ कोर होता है ये क्या होता है, जैसे ये कोई कॉलम है, इसके अंदर ये रेनफोर्समेंट लग रखा है, इसको हेलिकल टाई से बांध रखा है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन रहता है इसको अपन क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो कोर के डाया का 1/6 निकालना है या 75 mm, इन दोनों में से जो कम वैल्यू आएगी उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों में से जो ज्यादा आएगी उससे कम स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये मिनिमम स्पेसिंग और मैक्सिमम स्पेसिंग होती है लॉन्गिट्यूडनल इसकी हेलिकल टाई की, और ये इधर होती है लिटरल टाई की स्पेसिंग। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है कॉलम के अंदर, ये एक तरह से आप लिमिट और वर्किंग दोनों के अंदर इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब अपन जब डिजाइनिंग के जो फॉर्मूलाज आएगा, जो मेथड आएगा, प्रोसीजर आएगा, वो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग चलेगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग चलेगा, उन्हीं में चेंज आता है। बाकी जो थ्योरी होती है या जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगभग सेम ही रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आप इसको पढ़ो। जो इसका आरसीसी कॉलम का एक और जो थर्ड पार्ट है वो और बनेगा, उसमें ये आरसीसी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड पार्ट में अपन इस कोड के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी हुई है वो पढ़ी है, या जो इफेक्टिव लेंथ वगैरह दी हुई है वो पढ़ी है। जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर कॉलम का जो डिजाइनिंग प्रोसीजर रहता है उसके बारे में बात करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों के बेसिस पे। ठीक है, धन्यवाद।